2 अगस्त 2004 दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। खबर में बताया जाता है कि केदारनाथ खतरे में है और यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर बम की तरह फट सकता है। जब यह खबर छापी गई तो इसे सबने नकार दिया। इसे लिखने वाले पत्रकार लक्ष्मी प्रसाद पंत पर खंडन छापने का दबाव भी डाला गया। अब कट टू 15-16 जून 2013 की अल सुबह वही चौराबाड़ी ग्लेशियर जिसको लेकर 2004 में चेताया गया था वो फटता है और 5000 से ज्यादा जिंदगियों को लील लेता है। जिस खबर को 2004 में नकार दिया गया उसे ही 2013 में देश की संसद में लहराया गया। खैर, चेतावनियों को नकारने, उन्हें नजरअंदाज करने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है, सरकार ही नहीं श्रद्धालुओं की तरफ से भी। और ये नजरअंदाजगी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक 2013 जैसी कोई दूसरी तबाही नहीं आ जाती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले सरकारों और लोगों की इस नजरअंदाजगी के सबूत देख लीजिए। एक्सपर्ट्स ने कहा 4 धाम की कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक स्तर पर आकलन होना चाहिए। कई सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार इस मोर्चे पर अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। खुद सरकारें 2013 से ये बात कह रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। महज 3 दिन में केदारनाथ समेत दूसरे धामों में रिकॉर्ड यात्री पहुंच चुके हैं। एक्सपर्ट्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पहाड़ इतनी जनसंख्या के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम और प्रबंधन न होने की वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है। और यहाँ चारों धाम में पहले 3 दिन जो भीड़ पहुंची है उसमें श्रद्धालु कम और पर्यटक ज्यादा नजर आते हैं। इस तरह के वीडियो जब केदारनाथ से बाहर आते हैं तो लगता है कि यहाँ भगवान के दर्शन को श्रद्धालु नहीं बल्कि कैमरा जीवी और हाई गाइज वाले ब्लॉगर्स की जमात ज्यादा पहुंची है। जिन आंखों ने डोली के दर्शन करते थे वो कैमरा और मोबाइल स्क्रीन पर ही गड़ी हैं। परेशानी यहाँ कैमरा और मोबाइल होने से नहीं है, लेकिन उस जमात से जरूर है जो व्यूज पाने के लिए इन धामों को सिर्फ एक और व्लॉग समझ के पहुंच रही है। और व्यूज के इस नशे के लिए केदारनाथ जैसे धाम में इस तरह का शोरगुल किसी आपदा को निमंत्रण देने से कम नहीं है। इन ढोल नगाड़ों से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको यहाँ बजाने से हिमालय को दिक्कत हो रही है और इस दिक्कत से फिर यहाँ पहुँचने वाले सभी लोगों को दिक्कत हो सकती है। बस इतना समझने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो दिक्कत क्या है? आखिर क्यों इन ढोल नगाड़े बजाकर तथा कथित श्रद्धा दिखाने वालों को रोके जाने की बात कही जा रही है? क्यों यहाँ पहुँच रहे लाखों लोगों को एक साथ धाम में पहुँचने से रोकने के लिए एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं? और क्यों एक्सपर्ट्स के बोलने के बाद भी सरकार इस मोर्चे पर कुछ करती नहीं दिखती? एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ कैसे बढ़ रही है। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे 4 धाम और हिमालय को लेकर जारी की जा रही चेतावनियों को नजरअंदाज करना कैसे भारी पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल इसी तरह की तकलीफों से गुजरने के बाद भी इन मोर्चों पर कुछ काम क्यों नहीं होता। आज बात उस खतरे की जो खुद आप अपने लिए खड़ा। सबसे पहले सबसे जरूरी बात,
अगर आप चार धाम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिन रुक जाइए। ये हम नहीं बल्कि खुद प्रशासन कह रहा है। दरअसल गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर यात्रियों की भारी भीड़ से जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने कई जगह गेट सिस्टम लागू कर दिया है और गाड़ियों को वन वे करके भेजा जा रहा है। तो अगर आप भी श्रद्धा भाव से चार धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो फिलहाल रुक जाइए और जब यहाँ पुख्ता इंतजाम हो जाए तब ही आइए। याद रखिए ये यात्रा नवंबर तक चलती है तो आपके पास अभी भी काफी वक्त है। दूसरी तरफ प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम आएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। साफ किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और तय तारीख से पहले अगर आप चार धाम पहुंचने की कोशिश करती हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि चार धाम रूट पर रैंडम जांच की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को लाने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके परमिट तक निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप सीधे पर्यटन विभाग से जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जाम जैसी शिकायतों के लिए आप उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पर भी संपर्क कर सकते हैं। रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए सरकार ने अब मोर्चा संभाल लिया है। तो इस जरूरी अपडेट के साथ अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस साल इतनी रिकॉर्ड भीड़ आई कहां से। कपाट खुलने के पहले 3 दिन में ही इन धामों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि यह भीड़ अचानक बढ़ी है। इस भीड़ में इजाफा होने का सिलसिला कोविड के बाद से ही शुरू हो गया था। 2021 में कोविड की वजह से सिर्फ 4,33,000 श्रद्धालु चार धाम पहुंचे थे, लेकिन 2022 में ही यह आंकड़ा 35 लाख को क्रॉस कर गया और 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 56 लाख के पार चला गया। 2004 में अगर इसी रफ्तार से श्रद्धालु आते रहे तो यह आंकड़ा 80 लाख क्रॉस करने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर्यावरणविद अतुल सती ने एक मीडिया पोर्टल से चार धाम में भीड़ बढ़ने की वजहों पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से चार धाम को लेकर प्रचार प्रसार काफी ज्यादा बढ़ा है। कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर हुई है। वो कहते हैं कि पहले बुजुर्ग लोग तीर्थाटन के लिए यहाँ आते थे, लेकिन अब युवा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिन युवाओं की बात अतुल सती कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जो अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इन युवाओं की कोशिश ये रहती है कि ये जितना जल्दी हो सके इन धामों में पहुंचकर लोगों को अपने यहाँ होने की जानकारी दे दें। अतुल सती कहते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पर भीड़ बढ़ाने की एक अहम वजह बन रहे हैं। भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ जाम जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम की 7 से 8 हजार यात्रियों के दर्शन की क्षमता है, लेकिन वहाँ 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि लोगों को दिक्कत होनी ही है। इसके अलावा कई लोग रजिस्ट्रेशन की अपनी तय तारीख से पहले ही यहाँ पहुँच रहे हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। चार धामों के मार्ग पर जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर्यावरणविद प्रोफेसर SP सती एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहते हैं कि उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को एक कर दिया गया है। वो कहते हैं कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझे बिना यहाँ भीड़ बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चार धाम यात्रा का कोई रोड मैप नहीं है। सती कहते हैं कि सरकार ने सड़कों का चौड़ीकरण तो किया, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ज्यादा गाड़ियां तो आ गई, लेकिन उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से सड़कें ही पार्किंग की जगह बन गई। कई सालों से चार धाम की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस मोर्चे पर भी कोई काम होता नहीं दिख रहा। अगर कैरिंग कैपेसिटी तय की जाती तो न श्रद्धालुओं को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती और ना ही यहाँ की इकोलॉजी पर कोई असर पड़ता। अब उत्तराखंड के DGP ने कैरिंग कैपेसिटी का जायजा लेने की बात तो की है, लेकिन चार धाम यात्रा को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और क्या अब कैरिंग कैपेसिटी का आंकलन किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। किसी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी मापना एक जटिल प्रक्रिया है और इसे आप 1-2 दिन में तो नहीं कर सकते। खैर, अगर कैरिंग कैपेसिटी कर भी दी जाती है तो पिछले सालों के उदाहरण हमारे सामने हैं जो बताते हैं कि सरकार दबाव में आकर हमेशा पीछे आ जाती है।
2022 में सरकार ने 4 धामों के लिए कैरिंग कैपेसिटी यानी कि एक दिन में कितने लोग आ सकते हैं उसकी सीमा 38,000 रखी थी। लेकिन बाद में होटेलियर्स, पंडा समाज और 4 धाम से जिनकी आजीविका जुड़ी है उनके विरोध के बाद सरकार ने इसे रिवाइज कर 42,000 कर दिया। 2023 में कैरिंग कैपेसिटी को 47,500 कर दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले सारी सीमाएं खत्म कर दी। हालांकि सरकार ने किस आधार पर किया, इस फैसले को लेने से पहले किस तरह के इंतजाम किए गए, इसकी डिटेल ज्यादा किसी को नहीं पता। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था करनी होगी। अब सचिवों की बैठक में इसका एक रोड मैप तो तैयार किया गया है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एसपी सती कहते हैं कि धामों में लोगों की संख्या नियंत्रित करने का फॉर्मूला बनाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार से ही भीड़ को कंट्रोल करने का काम शुरू हो जाना चाहिए। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको समझना होगा कि केदारनाथ या अन्य धाम टूरिस्ट स्पॉट नहीं हैं कि जहां आप इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि आपको अपनी गर्मियों की छुट्टियां बितानी हैं। भीड़ बढ़ने की एक वजह यह भी है कि आज कई लोग, खासकर कई युवा, यहां सिर्फ पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ युवा तो सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि वो यहां पर रील और व्लॉग बना सकें। संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही प्लेन्स में स्कूलों की छुट्टी पड़ेगी तो धामों में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे हैं कि केदारनाथ जैसे धामों को आप पर्यटन के तौर पर नहीं देख सकते, इन्हें तीर्थाटन के तौर पर पेश किया जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था के लिए अलग से विभाग बनाया जाना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि श्रद्धालुओं को 4 धामों से राज्य के दूसरे धामों की तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए प्रचार प्रसार सरकार को करना होगा। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि चारों धामों की संवेदनशीलता का सम्मान किया जाना चाहिए, जो अब होता नहीं दिख रहा है, फिर वो चाहे रील और इंस्टाग्राम के लिए हो या फिर गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। इस सवाल का जवाब लेने से पहले आपको एक फैक्ट बताते चलें। पहाड़ में अक्सर बड़े बुजुर्ग ऊंचे पहाड़ों के आसपास पहुंचने पर कहा करते थे कि जोर से मत बोला करो, देवी नाराज हो जाएंगी या छल लग जाएगा। बद्रीनाथ में आज भी शंख नहीं बजाया जाता। इन दोनों ये फैक्ट्स को अगर आप आस्था के चश्मे से देखेंगे तो ये परंपरा और भगवान के डर के तौर पर नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे विज्ञान के चश्मे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ के पहाड़ों और ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझते जो चारों धाम, खासकर केदारनाथ में अपने बैंड बाजों के साथ पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ पहुंचकर ढोल नगाड़ा वादन का प्रदर्शन करते हैं, कभी रील बनाने के लिए तो कभी भक्ति भाव से। लेकिन जब लोग इन ढोल नगाड़ों को बजा रहे होते हैं तो वो यहाँ के इकोसिस्टम की संवेदनशीलता को ध्यान में नहीं रखते और ना ही सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केदारनाथ के पीछे ही हैंगिंग ग्लेशियर हैं। बहुत ज्यादा आवाज से ग्लेशियर में क्रैक्स बनते हैं और इनकी वजह से वे असमय टूटने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन क्षेत्रों में पहुंच रही बेतहाशा गाड़ियों और दूसरी वजहों से यहाँ पर कार्बन एमिशन काफी ज्यादा बढ़ता है। ब्लैक कार्बन जब ज्यादा वातावरण में जाता है तो ग्लेशियर का कलर डल हो जाएगा, तो उनके गलने की स्पीड भी बढ़ने लग जाती है। और ग्लेशियर्स के टूटने का क्या परिणाम होता है वो 2013 में हम सब देख चुके हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए देश और राज्य में दूसरे धाम हैं, 4 धामों को इतनी ज्यादा हो हल्ले से दूर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस हो हल्ले का असर सिर्फ यहाँ के ग्लेशियर पर नहीं बल्कि यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। और जब कोई इकोसिस्टम खराब होगा तो उसका असर यहाँ पहुँचने वाले लोगों पर और यहाँ रहने वाले लोगों पर भी पड़ना तय है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी?
क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने ये वक्तव्य संसद में 2013 की आपदा पर चर्चा के दौरान दिया था। लेकिन क्या हालात बदले? 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद कई कवायदें हुई, कई एक्सपर्ट्स राय ली गई और सबने यही कहा कि हिमालयी क्षेत्र में यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से विकास किया जाना चाहिए। 2013 की आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया गया है और इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए विस्फोट और पेड़ कटान लगातार जारी है। हिमालय के कब्रिस्तान में किताब में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलुरु के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज में फेलो CP राजेंद्रन के हवाले से लिखा गया है कि केदारनाथ की त्रासदी में पहाड़ों पर बढ़ती आबादी और विकास से संबंधित गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा। वो कहते हैं कि यहाँ लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ते पर्यटन के चलते नदी घाटी जैसे असुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में निर्माण संबंधी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन इलाकों पर हमेशा भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है। निर्माण कार्यों के चलते जंगलों को नुकसान पहुंचा है और खेती की जमीन सीमित हो गई है। इसने बारिश के पानी के प्राकृतिक कैचमेंट में दिक्कत पैदा की है। इसी किताब में काठमांडू में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के मेंबर प्रदीप मूल के हवाले से बताया गया है कि हिमालय में करीब 20,000 से ज्यादा ग्लेशियर झील हैं। मूल कहते हैं कि इनमें से 200 से ज्यादा झीलें निचले इलाकों पर कहर बनकर टूट सकती हैं। उनके मुताबिक ये झीलें टाइम बम की तरह है जो कभी भी भारी तबाही मचा सकती हैं। ऐसे में अगर चार धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ यूं ही बढ़ती रही, यहाँ के टेरेन को समझे बिना यहाँ पर निर्माण कार्य किए जाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब फिर हमें 2013 जैसी किसी आपदा का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक बार वादे होंगे, रिसर्च होंगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ है। इससे 2.5 से 5 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हर साल यात्रा सीजन से करोड़ों की आय होती है। ऐसे में कई बार जब सरकार ने यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कैप लगाने की कोशिश की है तो स्थानीय लोगों ने ही इसका विरोध किया। हालांकि जिस तरह की भीड़ यहाँ इन धामों में बढ़ रही है और उससे जो खतरे पैदा हो रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी तो खतरनाक हैं। अक्सर सड़कों पर लगे लंबे जाम में मेडिकल इमरजेंसी के लिए शहर आ रहे स्थानीय लोग भी फंस जाया करते हैं। उनके लिए इस सीजन में पहाड़ से नीचे उतरना भी एक चुनौती हो जाती है। प्रोफेसर SP सती कहते हैं कि पर्यटन और तीर्थाटन का अर्थशास्त्र हिमालय पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वो कहते हैं कि पहाड़ में आर्थिकी का दूसरा मॉडल तैयार ही नहीं किया गया, यानी कि रोजगार का साधन एक तरह से चार धाम पर सबसे ज्यादा निर्भर हो गया और दूसरे विकल्प तैयार नहीं किए गए। वो इस बात पर जोर देते हैं कि तीर्थाटन को पर्यटन से अलग करना होगा। यात्रा को सुनिश्चित चलाने के लिए तीर्थाटन विभाग बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या सरकार एक्सपर्ट्स राय पर कभी विचार करेगी या कोई एक्शन लेगी? अतीत के हालातों को देखें तो जवाब ना में ही आएगा। चार धाम में जिस तरह के हालात यात्रा शुरू होने के महज 4 से 5 दिन में पैदा हुए हैं, उससे प्रशासन के इंतजाम की तो पोल खुल गई है। सरकार का कहना है कि यह अव्यवस्था इसलिए हुई है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा आ गई है। वैसे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मानेंगे तो ये भीड़ स्थानीय देवडोलियों की वजह से बढ़ी है। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। अब सतपाल महाराज जो कह रहे हैं वो आज तक नहीं कहा गया क्योंकि ऐसा होता नहीं है अक्सर, क्योंकि लोकल लोग ही इस अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ प्रबंधन का काम एक तरह से लोकल के हाथों में भी है। और सरकार जो भी वजहें गिनाए, लेकिन सच ये है कि श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है और यहाँ बढ़ती भीड़ से यहाँ के इकोसिस्टम को भी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार को यात्रियों और अपनी आय की चिंता करने के साथ ही यहाँ के पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है
कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। चार धाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए ट्रैफिक कंट्रोल मजबूत करना होगा। प्रशासन को तय करना होगा कि किस रूट पर कितने लोग जा सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर धामों के नजदीक कैपेसिटी से कुछ ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं तो बाकी श्रद्धालुओं को हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोकने का इंतजाम किया जाना चाहिए। और आखिर में सरकार के साथ ही लोगों को भी ये समझना होगा कि वो चार धाम में पर्यटन के लिए नहीं बल्कि तीर्थाटन के लिए जाएं। केदार हो चाहे दूसरे धाम, हमें इनके मूल रूप में रखने की जरूरत है। जब तक हमें उनके मूल स्वरूप में नहीं रहने देंगे तब तक हमारे कई किलोमीटर की पैदल यात्रा, जोर जोर से शिव शंभो के नारे लगाना और भगवान का नाम जपना सफल नहीं होगा। 2013 की आपदा क्यों और कैसे इंसानों की गलती की वजह से हुई, उस पर देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों इन क्षेत्रों की पर्यावरणीय व्यवस्था का सम्मान करना जरूरी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर बताएं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। हमने कोशिश की है कि हम उत्तराखंड के चार धामों की बात कर सके। हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड और हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए लोग कुछ बातों को ध्यान रखें, उनको हम आपके सामने पेश कर सकें। इनको लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपका जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। अगर आप इससे सहमत हैं, शुक्रिया।